बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में डेली डॉन रिव्यू के साथ आज हम बात करने लगे हैं जी 28 अगस्त के डॉन की टॉप स्टोरीज की, और इसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है जी यूएस इश्यूज फ्रेश ईरान रिलेटेड सैंक्शंस एज वॉर मार्क्स 6 मंथ, कि वॉर जो है वो 6 महीने में दाखिल हो चुकी है और अब जो है नई पाबंदियां इसके ऊपर लगा दी गई हैं। ठीक है, 6 महीने हो गए नहीं कि, तो अब इसके ऊपर मजीद पाबंदियां क्या लगी हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में हमारे पास है कि पीएमएलएन के सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर एजेके का ओथ जो है वो ले लिया है। इनको डिस्कस करेंगे कि कौन है, ठीक है, और इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे एजेके के। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जी कि इंडिया साइंस डील विद द यूएस टू बाय जेवेलियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई इंडिया जो है उसने जेवेलियन टैंक सिस्टम जो है अमेरिका से उसकी डील कर ली है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान को इसका क्या असर होगा, इसको हम साथ में जो है डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर है अ पॉलिटी और पैट्री डिश, ठीक है, और ये जो है बेसिकली पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, जो नई सूबों की बात हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने लिखा है, बहुत ही ज़बरदस्त करके इसकी बात करेंगे। फिर यहाँ पे डॉन का एडिटोरियल है पाइपलाइन इम्पासेस, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि भाई जो ईरान पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है उस हवाले से जो है कुछ बातचीत की गई है, पाकिस्तान के ऊपर जो है कुछ जुर्माना वगैरह होने के चांसेस है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अगर ये सीरीज हेल्प कर रही है डेली डॉन रिव्यू की, तो प्लीज जितने लोग भी इससे हेल्प ले रहे हैं वो जरूर कमेंट किया करें, ताकि उससे आइडिया हो कि इसको जारी रखा जाए, आपको ये फायदा दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो न्यूज़ है जी पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स की, कि पीएमएलएन सैयद इफ्तिखार अली गिलानी स्वॉर्न इन एज न्यू एजेके प्राइम मिनिस्टर। कि इफ्तिखार अली गिलानी साहब जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये जो आपको सामने एक यंगस्टर दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 40-42 साल के जो हैं ये इफ्तिखार साहब हैं, जो कि नए आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, आपने देखा अभी रिसेंटली जो है उनके इलेक्शंस हुए हैं, तो पीएमएलएन ने जो है वो इन्हें नॉमिनेट किया है अली गिलानी साहब को, सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब को, और इन्होंने आज जो है वो ओथ भी ले लिया फ्राइडे को, जो सेरेमनी हुई है उसके अंदर। ठीक है, इनकी जो मंजूरी है वो कहा जा रहा है कि पीएमएल के नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दी है, और साथ में चीफ मिनिस्टर जो पंजाब की हैं मरियम नवाज साहिबा ने इनकी जो है मंजूरी दी है कि ठीक है भाई आप काम करें। उससे पहले इनका आपने देखा कि इंटरव्यू हुआ और उसके अंदर जो है फिर इनको फाइनल किया गया। अब ये जो गिलानी साहब हैं ये कह रहे हैं भाई कि मेरा जो फोकस होगा बेसिकली वो होगा आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट के ऊपर। वो ये कह रहे हैं भाई आज़ाद कश्मीर के अंदर इस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पैदा करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यूथ को सबसे ज़्यादा यही ज़रूरत है। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरा इस पे फोकस होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएँ और इंश्योर किया जाए कि यूथ के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसी तरह से पॉसिबल हो सके, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ वो कह रहे हैं भाई कि हमें जो है वो हॉस्पिटल्स को और बाकी रीजन के अंदर बाकी जो मामलात हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसको हम जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। साथ में उन्होंने पीएमएलएन का भी शुक्रिया अदा किया कि भाई जो है वो आपने मुझे नॉमिनेट किया, क्योंकि आपने देखा कि पीएमएलएन ने जो है वो सीट्स जीती हैं। तो यहाँ पे अली जो गिलानी साहब हैं इन्होंने पीएम बने हैं जी 30 सीटें लेके 44 में से। ठीक है, तो 44 सीटें टोटल थी, जिसमें से 30 इन्हें मिली हैं अभी के लिए जो टोटल थी। उसमें से पीपीपी के जो सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी साहब थे इन्हें 14 वोट मिले हैं। सो इसका मतलब 14 वोट पीपल्स पार्टी को और 30 वोट जो है वो पीएमएलएन को मिले हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट हुए हैं। वैसे जो कहा जा रहा है जी एजेके की असेंबली की जो सीट्स हैं वो हैं 53 मेंबर्स की। ठीक है, लेकिन आपको पता है कुछ एरियाज के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सके, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज थे, और वहां पे 3 फेजेस के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। तो इस टाइम पे जो है वो 46 की स्ट्रेंथ है वहां पे, जिसमें से 32 जो है वो पीएमएलएन के हिस्से में आई हुई हैं, और साथ में पीपीपी को जो है वो 14 सीट्स मिली हुई हैं। ठीक है, और कुछ एरियाज के अंदर जो है पूंछ डिवीजन के वहां पे इलेक्शंस नहीं हो सके, ये कहा जा रहा है। अब जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हुए हैं, आपको पता है ये बेसिकली 3 जो है वो फेजेस के अंदर हुए हैं, और 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर जो है इनको चूज किया गया है। जिसमें अगर हम देखते हैं तो पहले फेज के अंदर आपने देखा कि जैसे 27 जो है वो जुलाई को यहाँ पे इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो है फिर 27 के बाद जो है वो 2 अक्टूबर को जो है दूसरे इलेक्शंस हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो है फिर 8 अक्टूबर को हुए, तो ये मुख्तलिफ डेट्स जो है वो दी हुई थी इन्होंने। तो पहले 27 जुलाई को जो है वो पोल होते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड के अंदर फिर 2 जो है वो अगस्त को होते हैं, फिर 10 अगस्त को पोल्स होते हैं। पहले 2 राउंड्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन जो
दूसरा जो राउंड है, तीसरा राउंड है, उसके अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको पता है वहां पे हालात बहुत खराब थे और ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पे लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं, फिर भी जो है वो इलेक्शंस हो गए तो अपनी एक गवर्नमेंट इन्होंने इंपोज कर दी है। ये इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे जो है एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट वहां पे बन गई है और नए प्राइम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कौन, हु इज सैयद इफ्तिखार अली गिलानी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK, के जो नए प्राइम मिनिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं कौन? ये बेसिकली एक वकील साहब हैं, आप ये कह लें, ठीक है। और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इनकी जिंदगी गुजरी है, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। तो ये मुजफ्फराबाद के हैं जी। और इन्होंने 2010 के अंदर जो है जब नून लीग ने वहां पे नया ने अपना आगाज किया तो उस टाइम पे ज्वाइन किया और 2011 के इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम ये सामने आए हैं, ठीक है। और ये बैरिस्टर हैं बेसिकली, और लिंकन इन से जो है इन्होंने अपनी 2005 के अंदर जो है कानून की तालीम मुकम्मल की है, ठीक है जी। और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर जो है ये बेसिकली एक लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ये कहा जा रहा है इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी पावरफुल फैमिली है पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इनका पॉलिटिकल ही है और काफ़ी पावरफुल है। और उसके बाद जो है वो अब इन्हें चूज़ किया गया है। अब ये जो है इनका जो सियासी सफर है उसकी थोड़ी बहुत बातचीत की जा रही है कि 2011 के इलेक्शन में ये जीते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो है वो इतना कोई इन्हें चांस नहीं मिला। वो भी इसलिए कि उनके जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो थे, ठीक है जी, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी राजा फारूक हैदर साहब ने, तो उसके नतीजे के तौर पे इन्हें मौका मिला मुजफ्फराबाद से जीतने का और उसके बाद जो है ये कामयाब हुए। फिर क्या हुआ जी, 2016 के इलेक्शन के अंदर जो है इन्होंने सीट जीती लेकिन फिर छोड़ दी और अब जो है इनका चांस बना है और ऐसे में जो है इनको फिर ये सीट मिल गई है। तो इस तरह से यानी कि इनकी किस्मत में था तो अब ये इनको जो है वो नसीब हो गया। तो ये तो है जी आजाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया जो है उसने साइन की है जी डील यूएस के साथ जेविलियन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए जो सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बेसिकली यूएस का एक मिलिट्री पर्सन है जिसने जेविलियन सिस्टम उठाया हुआ है। ये बेसिकली एक मॉडर्न वॉरफेयर का सिस्टम है जो कि कंधे पे रख के जो है वो चलाया जाता है और टैंक वगैरह के लिए यूज किया जाता है कि सामने टैंक है दुश्मन का तो आप कंधे पे रखें और ये पूरा जैसे तीर जाता है उसी तरह से ये जाएगा और जाके उसको हिट करेगा। तो बहुत ही एडवांस सिस्टम है। तो इंडियन आर्मी जो है उसने क्या किया जी, एग्रीमेंट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कि FGM-148 जेविलियन एंटी टैंक मिसाइल जो है वो बाय करेगा, ठीक है। तो उसका नाम आपको पता हो, FGM-148 जेविलियन। इंडियन एम्बेसी जो है उसने फिलहाल ये तो नहीं बताया कि इसकी मालियत कितनी होगी, क्या होगी, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने लोगों को ये कहा कि भाई हम जो है वो बेसिकली इसको खरीदने जा रहे हैं। और इसको बनाता कौन है, इसको लॉकहीड मार्टिन और RTX जो है ये दो फर्म्स हैं, ये बेसिकली इसको बनाती हैं अमेरिका के अंदर। और यूएस मिलिट्री जो है, यूएस आर्मी और यूएस मरीन कॉर्प्स जो है वो ऑलरेडी इसको यूज कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस एम्बेसी जो है इंडिया की, उसने यहाँ पे एक बिग न्यूज दी हुई है कि इंडिया प्लान्स टू बाय जेविलियन द वर्ल्ड्स प्रीमियर एंटी टैंक फायरवर्क, ठीक है जी। तो ये इसके हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हुए हैं। अब यूएस की जो एम्बेसी है उसने भी ये नहीं बताया कि भाई इसकी मालियत क्या है, बस यही कहा है कि भाई इंडिया जो है वो परचेज करने जा रहा है। तो यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं कि बिग न्यूज इज इंडिया प्लान्स टू बाय द बैटल टेस्टेड जेविलियन एंटी टैंक सिस्टम। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये जितने भी सिस्टम्स बाय हो रहे हैं या तो ये चाइना के खिलाफ हैं या पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ठीक है। तो एक हथियारों की जो रेस है वो रीजन के अंदर हमें मुसलसल दिखाई दे रही है। ये जो सिस्टम है, ये जो लॉक हेड बनाता है मिसाइल सिस्टम, इसका फायदा ये है कि ये आर्क टॉप अटैक प्रोफाइल है, ठीक है। यानी कि जैसे तीर हवा में उड़ता हुआ जाएगा और उसके बाद जाके अपने टारगेट को हिट करेगा, ये बिल्कुल उसी तरह तीर की तरह जो है वो नीचे जाने से पहले ऊपर पूरी हवा में जाएगा। तो ये मिसाइल सिस्टम है जो कि खुद ही फ्लाई करके जो है वो जाएगा और वहां पे जाके लगेगा। तो काफी मॉडर्न टाइप का है और ये शोल्डर से फायर होता है, यानी इसके लिए कोई सिस्टम नहीं चाहिए, कंधे पे रखा, निकल गए और वहां से जो है आपने अटैक कर दिया, ठीक है। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं डिफेंस के अंदर वो खराब नहीं हुए, गो कि इसके बावजूद कि भाई उन्होंने जो है वो आपने देखा कि जिस तरह से इनके ऊपर जो है टैक्स वगैरह लगाया है, लेकिन बावजूद इसके इसमें वो बता रहे हैं कि भाई 5.46 बिलियन की इससे पहले भी जो है इन्होंने मिसाइल्स और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स और कमाकाजी ड्रोन्स जो है वो डील की है जुलाई के अंदर, ठीक है। यानी इंडिया जो है ऑलरेडी एक डील कर चुका है 5.46 बिलियन डॉलर्स की जुलाई में और उसमें अमेरिका से वो चीजें लेगा। अब इंडिया जो है बेसिकली वो आपको पता है कि भाई वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, यानी दुनिया के 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा मिलिट्री में वो स्पेंड करता है और 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है,
ठीक है, यूक्रेन के बाद ये कहा जा रहा है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि पीस के लिए स्टॉकहोम की जो इंटरनेशनल रिसर्च है, पीस इंस्टीट्यूट है, वो ये समझता है कि इंडिया की इस तरह की जो स्पेंडिंग है बहुत ज्यादा, ये रीजनल पीस के लिए और वर्ल्ड पीस के लिए एक खतरा है, क्योंकि इससे आर्म रेस बढ़ेगी और पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि, क्योंकि जब वो बाय करते हैं तो फिर हमें बाय करना पड़ता है, फिर वो बाय करते हैं फिर हमें बाय करना पड़ता है। तो अभी तक पिछले 80 साल से यही हो रहा है कि हम एक दूसरे के मुकाबले में ही आज जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बना चुके हैं और जंगें भी लड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं जी। हमारे पास जो आज का आर्टिकल है, ठीक है, वो क्या है जी, आप पॉलिटी आर पैट्री डिश, ठीक है, यानी कि एक सियासत या फिर एक तजर्बा गाह। बेसिकली पैट्री डिश जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि लैब्स वगैरह के अंदर जो है वो छोटा सा एक उनका जो है वो रखा हुआ होता है, इतनी सी, जिसके अंदर पानी वगैरह या कोई चीज़ डालते हैं, तो वो लैब्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह के लिए उस तरह उसको नीचे रख के देखने के लिए यूज़ होता है। तो वो कह रहे हैं भाई ये पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है, ठीक है, या फिर बेसिकली जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है तजर्बागाह इन्होंने बनाई हुई है। तो इसके हवाले से इन्होंने जो है वो ये जो नए सूबों की बात हो रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कहते हैं जी जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब का रीसेंट क्लेम है बैड गवर्नेंस को लेके, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कोलैप्स हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा डीपर सिस्टम है ये उसकी निशानी कर रहा है, हमारे सिस्टम की खराबियों की जो है वो निशानी कर रहा है कि किस तरह से अनडेमोक्रेटिक डिस्पेंशंस जो है वो अलाउ कर रही हैं रूलर्स को कि वो अपनी गलतियों से कुछ ना सीखें बल्कि इदारों के ऊपर डाल दें या सिस्टम के ऊपर डाल दें, ठीक है। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि भाई आप अपनी बैड गवर्नेंस जो है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं भाई मिनिस्टर साहब का जो पेनिसिया है वो बैड गवर्नेंस को लेके है कि सारा रोना यही है कि गवर्नेंस की तरफ ना जाएं, लेकिन वो ये कहें कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर खराबी है जिस वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं भाई हम अपनी फॉल्ट लाइंस जो हैं उनको मल्टीप्लाई तो करते जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर काम नहीं कर रहे। फिर वो यहाँ मजीद लिखते हैं कि हम जो है वो सब डिवीजन्स की जो बात कर रहे हैं कि इससे क्या हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं वो बेहतर हो जाएंगे। फिर वो एग्जांपल्स देते हैं कि अगर आप ज्यादा सूबे बनाते हैं, जैसे नाइजीरिया है, अफगानिस्तान है, सूडान है, लीबिया है, सीरिया है, यमन है, इराक है, सोमालिया है, ये वो मुल्क हैं जिनके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे प्रोविंसेस बने हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोविंसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी गवर्नेंस बैड है, ठीक है। बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे इनके टेरोरिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स हैं, सिविल वॉर्स हैं, इंसर्जेंसीज हैं और इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि ज्यादा सूबे बना के मुल्क तरक्की करेगा तो फिर नाइजीरिया ने, अफगानिस्तान ने, सूडान ने या इन सब मुल्कों ने तरक्की क्यों नहीं की, वहां पे भी जंगें लगी हुई हैं। सो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि सूबे सोल्यूशन नहीं है। वो ये कहते हैं हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जी बेसिकली वो क्या कर रहा है जी, वो अनडेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन मॉडल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो कि गैर सियासी और अथॉरिटेरियन है। वो कह रहे हैं भाई कि हम जो है हमारी आइडियोलॉजी, फेथ या स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है ये सारी चीजें बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रही हैं जी, वो एक ऐसे सिस्टम के ऊपर बेस कर रही हैं जो कि जिसका कोई निजाम ही नहीं है, यानी कि कोई जड़ें नहीं पकड़ी हुई, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सिस्टम है कैसा। वो ये कह रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं जो पीपल्स के जो राइट्स हैं, जो लिबर्टीज हैं या जो गवर्नमेंट सिस्टम है गवर्नेंस का मुल्क के अंदर, उसके ऊपर काम करने के बजाय जो एक्चुअली में जो है जिस पे काम करना चाहिए हम जो है वो और चीजों के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो सोशल मीडिया इम्पैक्ट हमारा सक्सेसफुल क्या है कि हम जो है ये कहते तो हैं कि विल ऑफ द पीपल, कि लोगों की विल है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन ऐसा हमें दिखाई नहीं देता कि विल ऑफ द पीपल है, ठीक है। विल ऑफ द पीपल तो फेडरल सिस्टम है इनके मुताबिक, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं भाई विल ऑफ द पीपल है इसलिए जो है सब कुछ है। तो असल में विल ऑफ द पीपल ही स्टेट के लिए जरूरी होती है, इनका ये कहना है। तो वो कह रहे हैं भाई हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो है लोग हैं, बिजनेसमैन जो हैं या जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इनके कुछ लोग जो हैं करता धरता इन्होंने सारा निजाम पकड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उसको चेंज करते हैं। उसकी एग्जांपल ये दे रहे हैं हिस्ट्री से कि भाई कैसे हमने 1954 में एक आधा बीमार शख्स जो है, ठीक है, गुलाम मोहम्मद की बात हो रही है, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की, कि उसने 1954 के अंदर किस तरह से जो है उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है वो घर भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर रही थी, इनका ये कहना है, ठीक है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं भाई फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सही, जो कि ना डेमोक्रेटिक था ना फेडरल था, यानी वो अजीब सा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना
और उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो है वो चेंजेस हुई पहले ही 2.5 साल के अंदर और फिर वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई कि हमने फिर इसके बाद क्या देखा जी, 1955 के अंदर जो 1 यूनिट बना उसका रेफरेंस दे रही है, जिससे जो है फेडरल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या फेडरलिज्म जो है वो कमजोर हुई। हमने जो है वो जो बंगाली थे उनको एथनो कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने फॉलो नहीं किया, उस वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और हम और चीजों के पीछे लगे रहे। यानी हमने स्ट्रक्चर बदलने पे जोर दिया, हमने जो उसके अंदर का सिस्टम है उसको बदलने पे जोर नहीं दिया। ठीक है। फिर वो कहते हैं पहला मार्शल लॉ 1958 के अंदर लग गया, उसके तहत जो है वो 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बना जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम लेके आ गए एक और तजर्बागाह के तौर पे। और फिर वो कहते हैं जी अयूब खान साहब जो है उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया और वो कहते हैं भाई जो हमने नाम दिया डिकेड ऑफ डेवलपमेंट का, ये सो कॉल्ड एक नाम है डिकेड ऑफ डेवलपमेंट का, असल में वो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट नहीं थी, यानी कि उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, ये सो कॉल्ड एक नाम था कि ये डिकेड ऑफ डेवलपमेंट हो गई है। उसी में जो है वो बहुत पावरफुल लोगों को जो है वो हमने आगे बढ़ाया या हमने पूरा सिस्टम जो है वो कंट्रोल किया। फिर कहते हैं 1969 के अंदर जो है एक और मार्शल लॉ लग गया, आपने देखा जब मुल्क के अंदर हालात खराब हुए उसी के के तौर पे फिर इलेक्शंस होके 1971 में मुल्क टूट गया। फिर उसकी एग्जांपल देते हैं। फिर कहते हैं हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बेसिकली ये हमारा सबसे पायदार कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है और उसके अंदर भी तब्दीलियां हो चुकी हैं, लेकिन अब हम उसकी भी हमने शक्ल जो है वो तब्दील कर दी है और हम ये देख रहे हैं कि उसके अंदर भी चेंजेस जो है वो आ चुकी हैं। तो मुसलसल जो है वो हमारे मुल्क के अंदर तजर्बे चल रहे हैं और उन तजर्बों की वजह से हमारे जो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, इदारों की जो जमहूरियत है वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ सकी, हम ये देख रहे हैं। फिर वो भुट्टो की एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक अथॉरिटेरियन निजाम चलाया अपने टाइम पे। उसके बाद फिर जो है वो 1997 में फिर आप देखें कि एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने किस तरह से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के जो है वो फांसी दे दी, इसकी वो एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है। फिर वो कहते हैं हमारे मुल्क में पीरियड ऑफ ट्राइका जो है वो रहा, आपने देखा नेकेड मार्शल लॉ के लॉज हमारे मुल्क में जो है वो इंपोज रहे, वो भी तजर्बे होते रहे लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। तो एट दी एंड वो ये कह रहे हैं भाई कि ये जो मुल्क है ये तजर्बागाह नहीं है, आप इसको तजर्बागाह ना बनाएं, बजाय इसके कि आप अपने गिरेबान में झांके चीजों को बेहतर करें, यानी गवर्नेंस को बेहतर करें। आप जो है वो सिस्टम के पीछे पड़े हुए, स्ट्रक्चर्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। वो इनका कहने का मतलब ये है, यानी नए सूबे इलाज नहीं है, गुड गवर्नेंस इलाज है। नेक्स्ट है जी पाइपलाइन इम्पासिस। ठीक है, पाइपलाइन के ऊपर ये डॉन का एडिटोरियल है और ये कह रहे हैं पाकिस्तान ईरान जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उसके हवाले से जो है लॉ मेकर से क्वेश्चन जब किए गए हैं मंगल के दिन, वो कह रहे हैं भाई सेनेट के अंदर इनसे सवाल जवाब हुए हैं और उसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, और वो कमेटी जो है म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जो है वो सोल्यूशंस देगी, ठीक है, जो दोनों को यानी पाकिस्तान को भी हो और ईरान को भी एक्सेप्टेबल हो। इसमें डॉन ये कह रहा है कि भाई अब ईरान जो है वो बेसिकली आर्बिट्रेशन के लिए फ्रांस जा पहुंचा है कोर्ट में और वहां पे उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो केस किया है या केस कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो पे करने पड़ेंगे जुर्माने के तौर पे। उसका रीजन क्या है, वो ये कह रहे हैं भाई ईरान ने अपनी साइड से 2011 में पाइपलाइन कंप्लीट कर ली और पाकिस्तान को टाइम दिया गया, ग्रेस पीरियड दिया गया कि भाई 2024 तक आप कंप्लीट करें। पाकिस्तान नहीं कर सका और आज हम 2026 में हैं, इसलिए अब उसका तो खर्चा हुआ, उसने तो इतना बड़ा पैसा लगाया और हम आगे से फायदा नहीं ले रहे, तो अब वो पाकिस्तान के ऊपर जो है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया है, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। जबकि हम समझते हैं कि गैस हमारी जरूरत भी है, हमें चाहिए भी और ईरान हमारा नेबर भी है, लेकिन हम एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ईरान की मानते हैं जुर्माने से बचने के लिए तो अमेरिका हम पे जो है फाइन कर देगा या अमेरिका हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है और अगर हम अमेरिका को जो है अमेरिकन थ्रेट को देखते हैं तो फिर हम पाइपलाइन को आगे नहीं लेके जा सकते, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई ये ईरान और यूएस की जो भी टेंशन चल रही हैं तो हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, किस तरह से जो है हम अमेरिका को समझाएं कि गैस हमारी जरूरत है और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि भाई हमें गैस लेने दो ईरान से, इससे हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे समझाएंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वे कह रहे हैं अब इस्लामाबाद का जो रोल है वो वैसे ही मीडिएटर है यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो इससे फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान अपनी पोजीशन का फायदा ले और ईरान को भी समझाए, ठीक है, और अमेरिका को भी समझाए। और बेसिकली समझाना तो अमेरिका को है कि भाई हमें गैस चाहिए और हमें जो है वो कम से कम गैस की पाइपलाइन लेके आने दो, लेकिन पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है। जबकि हकीकत यही है कि पाकिस्तान ना तो अपना ज्योग्राफी चेंज कर सकता है, यानी अपना नेबर चेंज नहीं हो सकता, तो वो तो अब इसी तरह से इनके साथ रहेगा, तो अपने इनके साथ बिगाड़ करके भी हमें नुकसान नहीं होगा, ये उनके कहने का मतलब है। ठीक है,
और एट द एंड हम ये देख रहे हैं जी यूएस जो है उसने फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो इजिप्शियंस बैंक की और यूएई के अंदर जो ब्रांचेस थी उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं कि आप किसी भी शक्ल में जो है वो ईरान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है जो मिस्र के वो बैंक थे जो यूएई के अंदर काम कर रहे थे और उनके थ्रू जो है वो फायदा उठाया जा रहा था या उनके थ्रू ट्रांजेक्शन ईरान की ऑयल वगैरह की हो रही थी, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो ये एक नई वेव है। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाबंदियां मजीद लगाई जा रही हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो ईरान के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे हम देख रहे हैं चाइना जो है उसने इनकार कर दिया सरेआम कि भाई आप पाबंदियां लगाएंगे तो हम उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जो है वो यूनिलैटरल पाबंदियां लगा रहे हैं। जाहिर बात है सबसे ज्यादा असर उन्हीं को होगा इस चीज का कि वो कैसे जो है वो उसको हैंडल करेंगे। सबसे ज्यादा बात वो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज जो है वो डॉन की टॉप स्टोरीज थी।